Assalamualaikum dear viewers and students. Welcome to my YouTube channel Chemistry with Professor मोहम्मद अज़ीम अनवर। आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वबा की वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इसलिए मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है ताकि आप लोग घर बैठे अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि आप लोग ये बात जानते हैं कि इस साल बेशक छुट्टियां हैं, अभी तक कॉलेजेस ओपन नहीं हो सके, लेकिन अगले साल के इम्तिहानात अपने वक्त के मुताबिक टाइम पर ही होंगे। लिहाजा अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि हम घर बैठे भी अपना वक्त ज़ाया मत करें और तैयारी साथ के साथ करते रहें। तो आज हम केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, उस लेक्चर का टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि ये पहला टॉपिक है, लेक्चर नंबर 1, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बाय प्रोफेसर मोहम्मद अज़ीम अनवर। इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे, देखते हैं इस टॉपिक का हमारा मेन मकसद क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर आते हैं। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न, हम क्या कुछ सीखेंगे। व्हाट इज़ आ पीरियोडिक टेबल, के पीरियोडिक टेबल क्या होता है। इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे वजूद में आया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम उन साइंसदानों के कारनामों को स्टडी करेंगे जिन्होंने इसको बनाने में नुमायाँ किरदार अदा किया है, जिनकी मेहनत की वजह से, कंट्रीब्यूशन की वजह से हम पीरियोडिक टेबल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले नंबर पर है अल-राज़ी क्लासिफिकेशन। आप लोग जानते हैं कि अल-राज़ी एक मुसलमान साइंसदान था। दूसरे नंबर पर हम स्टडी करेंगे डू ब्राइनर्स ट्राइएड्स को। इसके बाद हम स्टडी करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को। इसके बाद देखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद हम इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को स्टडी करेंगे। मतलब इन क्लासिफिकेशंस के फ़वाइद क्या हुए और इनमें कौन कौन सी खामियां मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ आ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है। द पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क to study the periodic behavior of physical and chemical properties of elements as well as their components। मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल दर हकीकत हमें एक ऐसा बुनियादी ढांचा फराहम करता है ताकि हम उसके ज़रिए एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकें। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इस वक्त 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा मकसद और फ़ायदा ये है कि हमें उन तमाम एलिमेंट्स को वन बाय वन याद ना करना पड़े, बल्कि कुछ ग्रुप्स में से हर एक एलिमेंट को ले लें, किसी एक एलिमेंट को ले लें और उसके ग्रुप के तमाम दूसरे एलिमेंट्स का पता चल जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ का हमें इल्म हो जाए। और ये खसूसियात पीरियोडिक टेबल में पाई जाती हैं, और ये वर्क, ये खिदमत पीरियोडिक टेबल हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहा है। कुछ आगे जाकर इसको डिटेल से भी देखेंगे इंशाल्लाह। पीरियोडिक टेबल की इम्पोर्टेंस क्या है। पीरियोडिक टेबल सबसे पहले हमें लॉजिकल सिस्टमाइज्ड पैटर्न ऑफ एलिमेंट फराहम करता है। यानी सादा अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उनको एक मंतकी तरतीब से, सिस्टमेटिक व्यू में मुनज़्ज़म तरीके से लिखा गया है ताकि उनको सोचना समझना आसान हो सके। दूसरे नंबर पे पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस है, इट नीड टू लर्न ओनली फ्यू एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ ऑल। कि पीरियोडिक टेबल से हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें तमाम एलिमेंट्स को समझना नहीं पड़ता, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को स्टडी करके ही हम पीरियोडिक टेबल के मौजूद तमाम एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल-राज़ी क्लासिफिकेशन। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अल-राज़ी एक मुसलमान साइंसदान था और इसे पीरियोडिक टेबल का बानी तस्वर किया जाता है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप इसने उठाया था। अल-राज़ी वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट एंड ही डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक ग्रुप का नाम मेटल्स है और दूसरे का नाम नॉन मेटल्स है। आप देख सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये क्लासिफिकेशन आज भी काफ़ी हद तक कायम है। हिज क्लासिफिकेशन स्टिल होल्ड, उसकी क्लासिफिकेशन आज भी कायम है। इसके बाद अगली बार आती है डू ब्राइनर्स ट्राइएड्स की। कई 100 साल गुजर गए, आखिरकार एक जर्मन साइंसदान था जिसका नाम था
डुब्राइनर। सन 1829 में उसने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, तीन एलिमेंट्स के, और उन ग्रुप्स को उसने नाम दिया ट्राइएड्स का। उन ग्रुप्स की खूबी क्या थी? उन ग्रुप्स में खूबी ये थी, उसने ग्रुप जो बनाए उसको ख़ास तरीके से डिफ़ाइन भी किया। उसने कहा कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज, अगर एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैस में या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैस में तरतीब दिया जाए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि कम एटॉमिक मैस वाला पहले, ज़्यादा वाला बाद में और उससे ज़्यादा वाला उसके बाद में। उसने कहा कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक मैस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडल एलिमेंट आर द atomic mass and properties of the middle element are the average of the first and third। के दरमियान वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ और उसका एटॉमिक मैस पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मैस के और प्रॉपर्टीज़ के इन बिटवीन होता है, दरमियान में होता है। यहाँ पर आपके सामने एक टेबल भी बना नज़र आ रहा है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मैस 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। अगर हम इन दोनों को जमा करें और 2 पर तकसीम करें तो आंसर आता है 23, और 23 इज़ द एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम। तो ये पहला ट्राइएड था जो उसने बनाया और ये बड़ा सक्सेसफुल हुआ। ना सिर्फ सोडियम का एटॉमिक मैस बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज़ भी इन दोनों के इन बिटवीन हैं। ताहम इसमें एक मसला ये था, 2 मसाइल थे बुनियादी तौर पर। एक मसला ये था कि उन एलिमेंट्स को कैसे तरतीब दिया जाए जो इसका ये टेबल बनाने के बाद दरियाफ्त हुए। बहुत सारे एलिमेंट्स इसके ट्राइएड का ग्रुप पेश करने के बाद दरियाफ्त हुए, उनको कैसे तरतीब दिया जाए। और दूसरी बात ये कि जो ग्रुप उसने बनाए थे वो भी तमाम के तमाम इस पूरी सूरत हाल पर पूरा नहीं उतरते थे, तो इसलिए इसको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। ताहम फिर भी इब्तदाई तौर पर एटम्स वगैरह को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ। इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आता है। न्यूलैंड एक अंग्रेज़ साइंसदान था। सन 1864 में उसने उस वक़्त तक जो 62 एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए थे उनको एक ख़ास तरतीब में अरेंज किया और उन तरतीब को उसने नाम दिया ऑक्टेव का। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 के ग्रुप। अपनी तरतीब को उसने कैसे डिफ़ाइन किया? इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल द फर्स्ट। उसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैस में तरतीब दें तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले से मैच करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप बना हुआ है, एक तरतीब है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये पहली लाइन थी जो उसने बनाई। और अब आपको ये दूसरी लाइन नज़र आ रही होगी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन। ये वो एलिमेंट्स हैं जो उसने तरतीब दिए थे। इस तरह की उसने और भी लाइंस बनाई। मैंने ये 2 रोज़ लिखी हैं आपके सामने। आप कहीं से भी काउंटिंग करना शुरू करें तो 8वां एलिमेंट पहले वाले के नीचे आएगा और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी आपस में मैच कर रही होंगी। यहाँ भी वही मसला था कि वो एलिमेंट जो इसका ये टेबल बनाने के बाद डिस्कवर हुए उनको कहाँ रखा जाए। और दूसरा मसला ये था कि फ़र्स्ट 2 रोज़ तो आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती थी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, लेकिन 3rd और 4th रोज़ की प्रॉपर्टीज़ आपस में एग्जैक्ट मैच नहीं करती थी, लिहाजा ये स्कीम भी फ़ेल हो गई। ताहम साइंसदानों को इसने सोचने का मौका दिया कि यकीनन हम एलिमेंट्स को बेहतर तरीके से तरतीब दे सकते हैं, और वो तरीका क्या हो सकता है इसको उन्होंने सोचने का मौका दिया। इसके बाद बारी आती है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की। अगर आप स्पेलिंग पे गौर करें तो स्पेलिंग में वी लिखा हुआ लेकिन मैंने नाम में एफ़ बोला है। एक्चुअली ये रशियन साइंसदान था और रूस के लोग नाम के आखिर में अक्सर एफ़ बोला करते थे, तो इसे आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाव के साथ भी कह सकते हैं, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एफ़ के साथ भी कह सकते हैं, दोनों तरह से ठीक होगा। मेंडलीफ बहुत ही काबिल जीनियस साइंसदान था। उससे पहले जितने भी लोगों ने क्लासिफिकेशन की थी इसने उन सब को कंबाइन किया और उनकी प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा किया
उनकी खूबियों को इकट्ठा करके एक पीरियोडिक टेबल बनाया। रशियन केमिस्ट था, पूरा नाम था डिमिट्री मेंडलीव। 1871 में इसने पहला रेगुलर बुनियादी पीरियोडिक टेबल बाकायदा तौर पे पेश किया। उसने इस पीरियोडिक टेबल को पेश करने से पहले एक लॉ पेश किया जिसका उसने नाम रखा पीरियोडिक लॉ। तो आप देख सकते हैं पीरियोडिक लॉ क्या है। इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन पीरियोडिक मैनर। उसने कहा कि अगर एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज में यानी एटॉमिक मैस की इंक्रीजिंग तरतीब में रखा जाए तो बाकायदा वक्फों के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। उसने अपने पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल रोज बनाई थी, जैसे ये आपको नज़र आ रही है, ये हॉरिजेंटल रो है। ये हॉरिजेंटल रोज जो उसने बनाई थी इनको उसने नाम दिया पीरियड्स का। ये हॉरिजेंटल रो है, इनको उसने पीरियड्स का नाम दिया। और जो वर्टिकल रोज उसने बनाई थी उनको उसने नाम दिया ग्रुप्स का। ये आपको ग्रुप्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर इसको दोबारा से बनाते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है जिसको मैंने एक रेक्टेंगल से बॉक्स में बंद किया है, ये वर्टिकल लाइंस और इनको उसने ग्रुप्स का नाम दिया। इसके अलावा उसने एक बहुत अहम कारनामा अंजाम दिया जिसने पिछले पीरियोडिक टेबल्स की खामियों को कवर किया। वो था ही लेफ्ट एम्प्टी स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। वो एलिमेंट जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे उसने उनके लिए खाली जगह छोड़ी। तो आप हैरान होंगे कि उसे कैसे पता चल गया कि यहाँ जो एलिमेंट आना है वो अभी दरियाफ्त ही नहीं हुआ। तो दर हकीकत यही उसके जीनियस होने की निशानी थी। उसने पीरियोडिक टेबल को जब अरेंज किया तो खसूसियात का, प्रॉपर्टीज़ का ख़ास ख्याल रखा, और जहाँ भी उसने देखा कि प्रॉपर्टीज़ में गैप आ रहा है इसका मतलब है यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ। तो लिहाजा वहाँ पर उसने खाली जगह छोड़ दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने खाली जगह नहीं छोड़ी बल्कि उसने उनकी प्रॉपर्टीज़ को बाकायदा पेशगोई की। ही प्रिडिक्टेड देयर एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज़। उसने उनके एटॉमिक मास और उनकी प्रॉपर्टीज़ की प्रिडिक्शन की, बाकायदा उसने पेशगोई की कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका एटॉमिक मास आलमोस्ट इतना होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन ऐसी ऐसी होंगी। और साइंसदान देखकर हैरान हो गए कि जब डिस्कवर हुआ वो एलिमेंट्स तो वाकई ऐसा ही था जैसा उसने बताया था। इसमें एक बहुत ही अहम मिसाल जर्मीनियम की है। जर्मीनियम उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ था। आपको मैं पीरियोडिक टेबल पे दिखाता हूँ। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके वाला तो नहीं है, लेकिन बहरहाल पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको जर्मीनियम नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया, अभी इसको देखते हैं। तो चलिए पीरियोडिक टेबल को बाद में देखते हैं फिर इसको, अभी थोड़ा सा वो जूम में गड़बड़ हो गई है। तो जर्मीनियम एक ऐसा एलिमेंट था जिसकी उसने ना सिर्फ एटॉमिक मास की प्रोडक्शन की बल्कि उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। अब हम आगे चलते हैं डीमेरिट्स या प्रॉब्लम्स या ड्रॉबैक्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी परफेक्ट नहीं था, यकीनन उसमें भी कुछ खामियां थीं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी खामियां हैं। सबसे पहली मसला ये था कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज नॉट डिटरमाइंड। उसके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप की पोजीशन को प्रॉपर तरीके से बताया नहीं गया था। आप जानते हैं कि आइसोटोप किसी भी एटम एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था एटॉमिक मास की बुनियाद पे। अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो एलिमेंट को डिफरेंट प्लेस भी मिलनी चाहिए। मेंडलीव ने सिर्फ मेन एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में रखा था, उनके आइसोटोप्स को नहीं रखा था। इससे ये बात साबित हो गई कि उसे भी पता था कि मैं तमाम आइसोटोप को इस तरह से अरेंज नहीं कर सकता और ये कि एटॉमिक मास एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए कोई ठोस क्राइटेरिया नहीं है। बहरहाल उसकी खामी थी ये
कि वो आइसोटोप को प्रॉपर जगह नहीं दे सका। दूसरा था मिसफिट पेयर्स, फॉर एग्जांपल पोटाशियम, आर्गन, निकल, कोबाल्ट। अगर आप अपनी बुक पर मौजूद पीरियोडिक टेबल को देखें तो आप देखेंगे कि आर्गन नोबल गैसेस का मेंबर है और पोटाशियम अल्कली मेटल्स का मेंबर है, ग्रुप 1A का। पोटाशियम इंतहाई ज़्यादा रिएक्टिव है और आर्गन इंतहाई नोबल गैस है। उसने जब इनको एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि पोटाशियम नोबल गैसेस में चली गई है और आर्गन अल्कली मेटल्स में आ गई है। यहाँ से वो हैरान हुआ, परेशान हुआ। उसने क्या किया कि अपना असूल तोड़ दिया और इनको प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से अरेंज किया। सेम यही प्रॉब्लम निकल और कोबाल्ट का हुआ था। निकल और कोबाल्ट को भी जब उसने अरेंज किया तो एटॉमिक मास के लिहाज से प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती थी, लिहाजा उसने यहाँ पर भी अपना असूल तोड़ दिया और इनको प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से मैच किया। यानी कि इस तरीके से बाज़ औक़ात ज़्यादा एटॉमिक मास वाला पहले आ गया और कम एटॉमिक मास वाला बाद में आ गया। तीसरा एक और मसला था, ही कंबाइंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये 6 एलिमेंट्स हैं, एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये 3 एलिमेंट्स हैं इन द सेम ग्रुप। उसने 9 एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया, हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो ये उसका एक और ड्रॉबैक था। इस तरह के ड्रॉबैक्स उसके थे और भी अहम ये हैं। और ये जो कुछ हमने अभी पढ़ा ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लिहाजा आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इम्प्रूवमेंट भी इसी तरह से, इम्प्रूवमेंट इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इम्प्रूवमेंट क्या क्या की गई, सबसे पहली बात आप देखें क्या लिखा हुआ है। मेंडलीफ हिमसेल्फ नोटेड दैट एटॉमिक मास इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी टू अरेंज द एलिमेंट्स बट एट दैट टाइम एटॉमिक नंबर वाज नॉट डिस्कवर्ड। मेंडलीफ को भी अंदाज़ा हो गया था कि अगर हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है तो एटॉमिक मास उसके लिए बुनियादी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मसला ये था कि उस वक्त तक एटॉमिक नंबर भी डिस्कवर ही नहीं हुआ था। 1913 में एक साइंसदान था मोज़ले, जिसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया और उसने मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया, चेंज कर दिया। मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ में जहाँ पर लफ्ज़ एटॉमिक मास था उसने वहाँ पर लफ्ज़ एटॉमिक नंबर लिख दिया और यूँ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ की जगह मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को उसने तरतीब दिया। तो जैसे ही मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब देना शुरू किया गया तो जो उसमें खामियां थी वो तकरीबन सब खुद ब खुद दूर हो गई। मसलन पहली खामी आइसोटोप वाली थी। हमें पता है कि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, लिहाजा तमाम आइसोटोप एक ही बॉक्स में, एक ही जगह पर वजूद में आ गए, उनके लिए हमें कोई ज़्यादा जगह नहीं ढूंढनी पड़ी। दूसरा मसला था प्रॉब्लम ऑफ मिसफिट पेयर्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व। वो जो पोटाशियम, आर्गन और निकल कोबाल्ट वाला मसला था, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जब उनको अरेंज किया गया तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से अपनी दुरुस्त जगह पर अरेंज हो गए, लिहाजा उनका मसला भी हल हो गया। उसके बाद जो 9 एलिमेंट्स थे उनमें से 6 एलिमेंट्स को उसने अलहदा रखा और अगले 3 एलिमेंट को उसने अलहदा रखा। उसने क्या किया, उसने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इन 6 एलिमेंट्स को एक ग्रुप 2A में रखा और जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन 3 एलिमेंट्स को ग्रुप 2B में रख दिया। यानी कि इन 9 एलिमेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप को नाम दिया गया ग्रुप 2A और दूसरे को नाम दिया गया ग्रुप 2B। ये 2A क्या चीज़ है, 2B क्या चीज़ है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि ये क्या होते हैं। आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। अपनी फ़ीडबैक इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।